नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ। और हमने जैसे पीछे देख रहे होंगे कोविड महामारी किताब का फ्लायर है। तो ये किताब मैं लिखा था और इसके मैंने बुक रीडिंग ख़त्म किए थे। उसके बाद से मैं कुछ अलग अलग कॉलम्स पढ़ रहा हूँ। और एक कॉलम अभी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी मंकी पॉक्स का फिर से बात चल रहा है। WHO ने सतर्क रहने के लिए कहा है, मंकी पॉक्स के ऊपर बैठक हो रहा है और कहीं अगला महामारी कहीं मंकी पॉक्स से ना हो। तो इसलिए मैं इसका एक कॉलम लिखा था मैंने, उसका मैं उसके ऊपर आलोचना करता हूँ अभी। 22 जुलाई 2022 नेशनल हेरल्ड में मैंने मंकी पॉक्स के ऊपर कॉलम लिखा था। आप लोगों को याद होगा कि 2 साल पहले भी कई यूरोपियन देश में इकट्ठे मंकी पॉक्स हो गए थे। और जो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल थे, टेड्रोस, उन्होंने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। और फिर बाद में फिर उसी टाइम मैंने ये कॉलम लिखा था कि जो आम जनता को पता चले कि कितना ये खतरनाक है या शायद ना है, और कितना इसका मीडिया से इससे डर फैलता है। जो मैं आंकड़े के साथ मैंने ये कॉलम लिखा था कि जिससे खुद आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना डरने की बात है या कितना चिंता वाली बात है। तो ये कॉलम का जो टाइटल था, मंकी पॉक्स सर्वेलेंस नीडेड ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, नॉट द एंटायर पॉपुलेशन। तो मैंने कहा था कि मंकी पॉक्स में जो सर्वेलेंस है, जिसको मतलब नज़र रखना है, सर्वेलेंस एक प्रकार से मिलिट्री टर्म है कि हमको मॉनिटर करना है, नज़र रखना है कैसे केसेस हो रहे हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स, हाई रिस्क मतलब जिनको ज़्यादा संभावना है मंकी पॉक्स का। आगे हम बताएंगे कैसे कुछ ग्रुप्स में ये मंकी पॉक्स होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, या जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिनको एड्स है, जिन लोग का जो अनसेफ सेक्स एक्टिविटी है, गे लोग हैं, उन लोग में ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है। आम जनता को या आम लोगों को, इवन हेल्थ केयर वर्कर में भी इतने नहीं पाए गए हैं, मैं आंकड़े के साथ बताऊंगा। तो ये इतना जल्दी नहीं फैलता है। और इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ जो मैंने कॉलम में लिखा है। तो इसका जो संक्षेप समरी है इस कॉलम का, कि तकरीबन सभी मरीज जो यूरोप में 2022 में हुए थे, जो आउटब्रेक्स हुए थे, कई कंट्रीज में इकट्ठे आउटब्रेक्स हो गए थे। वो भी एक अजीब बात है कि ये अभी तक जो है कि मेल मंकी पॉक्स जो अभी तक यूरोप में उस टाइम जब हुए थे, मेल विथ 3/5 ऑफ देम बीइंग होमोसेक्सुअल्स। तकरीबन 90% के ऊपर जितने भी मंकी पॉक्स के मरीज थे 2022 में, वो सभी पुरुष थे। और उनमें से मेजोरिटी, मतलब 3/5, 60-70% वो थे जो कि सम मेल सेक्स विथ मैन, जैसे होमोसेक्सुअल थे वो। और दूसरे शायद ड्रग एडिक्ट्स होंगे या जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अनसेफ। तो हमने कहा था कि हमारे देश को या दूसरे देशों को करना क्या चाहिए कि हाई रिस्क ग्रुप में ही इसका नज़र रखे। आम जनता को ज़्यादा कंटैक्ट ट्रेसिंग से भी कोई फायदा नहीं, कि आम जनता में ये पाया नहीं गया था। तो अगर इसके बारे में एडुकेशन दिया जाए कि भाई सेफ सेक्स करे, कंडोम यूज़ करे, या और आगे भी देखेंगे कि अगर हो भी जाता मंकी पॉक्स तो ये ऐसा कोई बीमारी है जिसका कि बहुत ही, आज अभी मैं देख रहा हूँ मीडिया में, डेडली मंकी पॉक्स, डेडली मंकी पॉक्स की, खतरनाक है, डेडली है। मतलब दिमाग में लोगों को ऐसा ही आता है कि स्मॉल पॉक्स ऐसा होगा, मंकी पॉक्स एक बार हो गया तो मरने का संभावना ज़्यादा है। पर आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो मैं आंकड़े पेश करूंगा। तो हमने कहा था कि अभी कोविड-19 महामारी ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके पीछे पीछे ये चला आया है मंकी पॉक्स। और हमारे जो मस्तिष्क में हमारे को डर पैदा कर रहा है, जिस हिसाब से मीडिया इसको ये दे रहा है। और WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। और टीवी चैनल और ये इतना इसके ऊपर बोल रहे हैं कि कई तो एक्सपर्ट्स आके बोले फिर से मास्क पहनना है। और जितने गवर्नमेंट है, काहे कि जितने अपने पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, जहाँ पे जहाज़ें आती है या जहाँ पे हवाई जहाज़ें आती है एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे, तो उनमें आप सब स्क्रीनिंग चालू कर दो। ऐसा मतलब सतर्क रहने के लिए
अलर्ट दिया गया था। तो अभी ये हमने ये भी बोला था कि इससे क्या हासिल होगा, क्योंकि जब आते हैं तो हो सकता है कि किसी को कोई सिम्टम ना हो, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन होता है, जो इसके जो वायरस जाता है और बीमारी होने के बीच में 2-3 हफ्ते का गैप रहता है। तो उससे कोई फायदा नहीं है एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, या फिर कोई एक प्रकार का एक हैरेसमेंट ही होगा। और फिर हमने मंकी पॉक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा विवरण किया है। द नेम मंकी पॉक्स, ये भी हमने बोला था कि मंकी पॉक्स नाम भी गलत नाम दिया है, क्योंकि ये बंदरों में कम ही पाए जाते हैं, बंदरों में नहीं होते। ये नाम मंकी पॉक्स कैसे पड़ा, क्योंकि ये शुरू में ये लैब में पाया गया था एशिया के बंदरों में, कोपेनहेगन इन 1958। 1958 में पहला ये वायरस आविष्कार हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में, यूरोपियन में एक। और वो कहाँ पाया गया था, लैब में पाया गया था। तो आप सोचे कि कितना कुछ इसमें रहस्य है एक प्रकार से, कि एक तो ये पुराना वायरस है 1958, 70 साल पुराना वायरस है, 70 से भी ज्यादा, 75 साल पुराना वायरस है इसका। 75 साल पुराना वायरस को लेके अभी इतना क्यों हल्ला हो रहा है, ये सोचने की बात है। भाई अगर ये वायरस खतरनाक होता तो 75 साल में तो कई महामारियां करता। अभी कभी सुना हमने ऐसा? होता है जैसे हमको चिकन पॉक्स होता है, ये होता वो होता है, ऐसे मंकी पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता 2-3 हफ्ते में। तो जो भी है, इसको अभी क्या ऐसी बात हो गई कि अभी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, तो अभी क्यों होना है? तो जो भी है, और ये एक्चुअली वायरस से होता है। और वायरस कहाँ पाए जाते हैं? छोटे छोटे जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे स्क्विरल्स होते हैं, जैसे जिसको कहते हैं बिलेरी या कट बिलेरी, क्या कहते हैं हिंदी में। और छोटे छोटे चूहे होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, अलग अलग नाम है इनके, छोटे हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, चूहे। और स्क्विरल्स, स्क्विरल्स यानी जो स्क्विरल को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ स्क्विरल को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, क्योंकि नाम तो मेरे को मालूम था, क्योंकि वो देखेंगे पैरों में चढ़ते हैं जो, SQUIRREL, स्क्विरल इन हिंदी। वो उसमें ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं। गिलहरी, गिलहरी जो जानवर है, छोटा सा जैसे गिलहरी में, उसमें ये अफ्रीका में या कॉन्गो में, उसमें ये वायरस पाए जाते हैं। और वहाँ के बच्चे बेचारे जंगल में जाते खेलते हैं, शायद इसका गरीबी में उसका शायद मीट भी खाते हैं कई जगह ऐसे। तो हो सकता है उसके कांटेक्ट में आने से गिलहरी वगैरह। या फिर मंकी पॉक्स जो वायरस है वो उस फैमिली से आता है जहाँ पे स्मॉल पॉक्स वायरस आता है, उसी फैमिली है। पर ये डरने की कोई बात नहीं, स्मॉल पॉक्स का जो लिथेलिटी था, 100 लोगों को होता था, 30-40 मर जाते थे। इसमें मैं आगे बताऊंगा जो आंकड़े थे। अभी लेटेस्ट जो हमारा आउटब्रेक हुआ था महामारी 2022 में यूरोप में मंकी पॉक्स में, उसमें 1 लाख में से 180 करीब लोग मरे थे। तो उसका आप देख लेंगे मोर्टेलिटी 0.1, 0.12, 0.15 करीब है। तो 100 में से माने 1000 में से एक कोई का देहांत होता है, और उनमें भी कोई को एड्स है, कोई को ये है। हेल्दी लोगों को शायद 0 के बराबर मोर्टेलिटी हो। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स ग्रुप में आता है। एंड उसका जो होता है, बुखार होता है 2 हफ्ते बाद। और जो रैश होते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स जैसे दिखेगा। और पर वो बहुत हल्का बीमारी है। और केस फेटेलिटी रेट क्या है, जो उसका जितने लोग का इन्फेक्शन होता है उनमें से करीब 0 से 10% लोग का देहांत होता है। अफ्रीका में 0 से 10%। और आउटसाइड अफ्रीका ऑलमोस्ट 0 के फेटेलिटी रेट है, ड्यू टू बेटर न्यूट्रिशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। क्या है, अफ्रीका बहुत गरीब देश है। वो जो जंगलों में जो गरीब लोग रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं, और वो उनमें क्या है, फर्टिलिटी ज़्यादा है। हो सकता है अफ्रीका में बच्चों में ज़्यादा है। ऐसे ही मेल न्यूट्रिशन से थोड़ा भी कोई इन्फेक्शन है, काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और जो आउटसाइड अफ्रीका में, यूरोप में जो महामारी के बारे में आंकड़े हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट 0 आ रहे हैं, और 0.15, 0.19 आ रहे हैं। जो कि दूसरी इनको इन्फेक्शन है, HIV के साथ है। मेजोरिटी 50% लोगों को HIV भी था जिनमें
डिजीज हुआ था और डेथ भी जो हुआ था। और इसका जो लक्षण है, इसमें बुखार होता है, मांसों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, ये लिम्फ नोड्स बड़े गिल्टिया हो सकती है, रैश हो सकता है, रैश माने चमड़े के ऊपर लाल हो गया, फिर उसके पानी भर गया, उस टाइप के रैश होता है, जैसे चिकन पॉक्स में आपने देखा होगा। और आदमी से आदमी या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज बाय इंटीमेट कांटेक्ट वाइल रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन खांसने से या इससे इतना नहीं होता है, हो सकता है पर इतना नहीं होता है। और खाली बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज है और बहुत इंटीमेट कांटेक्ट है, तभी जाके वो, और 2 से 4 हफ्ते में तक होता है बीमारी, उसके बाद ठीक होने के लक्षण चालू हो जाते हैं। और जैसे कि इसका जो मैंने बताए थे, जो यूरोप में जो आउटब्रेक हुए थे, अभी सीडीसी साइट में भी था, कुछ दिन पहले मैंने देखा था, 1 लाख करीब केसेस हुए थे अलग अलग कंट्री में, स्पेन में, यूके में, जर्मनी में, यूएसए में, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में हुए थे। और ये अजीब बात है कि सब कंट्री में इकट्ठे हो गए थे, ऐसे भी देखने को बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि अगर बीमारी एक से दूसरे में फैलता है या इन्फेक्शियस है तो एक के बाद दूसरा होना चाहिए, पर इकट्ठे हो गया तो इसको भी थोड़ा पता नहीं क्या है। इसमें काफी मैंने बोला जैसे रहस्य वाली बात है, या तो पूरे जनसंख्या का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो गया है, कोविड महामारी के बाद आया, वो सबका इम्यूनिटी डाउन है, या कई बार टीके लगाने से भी कहते हैं कि बूस्टर डोज ज़्यादा देने से भी इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इसके ऊपर अच्छे से शोध होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है। तो स्मॉल पॉक्स क्या हुआ, ये स्मॉकी पॉक्स सबसे पहले कैसे ज़्यादा पता चला कि स्मॉल पॉक्स के हम जब इसको इरेडिकेट कर रहे थे, दुनिया से हम हटा रहे थे स्मॉल पॉक्स को मास वैक्सीनेशन से, और सर्च कर रहे थे एक एक घर घर जाके, हाउस टू हाउस सर्च 1970s में। तो अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में जब स्मॉल पॉक्स के लिए लक्षण के लिए हम देखते थे कि भाई ऐसे रैसेज आते हैं स्मॉल पॉक्स के, जो लक्षण होते हैं ऊपर एक्सटर्नली, तो वो जब ढूंढ रहे थे तो अफ्रीकन में हाउस टू हाउस सर्वे में हमको ऐसे कई मिले जो कि स्मॉल पॉक्स नहीं था, हल्का था, जो कि मंकी पॉक्स मिला। तो ये 1970s के एंड में या मिड 1970s में, तो 1978 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ। तो 1970 1978 के बीच में जब घर से एक एक घर में जाके देख रहे थे किसी को ऐसा लक्षण तो नहीं है, तो थोड़ा सा मिलता है स्मॉल पॉक्स के लक्षण से मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से, पर इतना जैसे मैंने बोला इसमें डेथ रेट तकरीबन बहुत ही कम है, और अपने आप ठीक हो जाते हैं। और 1980 में WHO ने क्या किया, एक सीरो सर्वे किया और वायरस को ढूंढने की कोशिश की कॉन्गो में, अफ्रीका में और कॉन्गो में। एंटीबॉडीज जो कि अगर एक बार किसी को संक्रमित हो जाते हैं, उस पॉपुलेशन में अगर आप सीरम ले, ब्लड लेके उसका जो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बॉडी बनाता है, उसको पाए जाते हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ पे फैल चुका है या पहले हो चुका है इन्फेक्शन। तो उन्होंने ऐसे एंटीबॉडी स्टडीज किए, तो बंदरों में भी उन्होंने जांच किया, तो बंदरों में उनको मिला ही नहीं ज़्यादा, ना एंटीबॉडी मिला ना मंकी पॉक्स वायरस मिला। एक आध कोई बंदर में मिला, तो बंदर में नाम मंकी पॉक्स है पर वो गलत नाम है। एंटीबॉडीज कहाँ मिले, गाम्बियन रैट्स, गाम्बिया में चूहे, एलिफेंट श्रूज नाम है, एलिफेंट श्रूज, वो चूहे जैसे या गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवर होते, उनमें मिले। 3/4 ऑफ द ह्यूमन केसेस, जो इंसान में जो केसेस हुए थे, 75% बच्चों में हुए थे अफ्रीका में। और अफ्रीका में 25 से 30% से बच्चे काफी अंडरवेट है, पोषण नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, तो उनमें बच्चे बेचारे कोई भी इन्फेक्शन से मरते हैं। उनमें 5 to 10% अगर इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट है, तो उसको हम बोल नहीं सकते कि वायरस के इससे हो रहा है, हो सकता है वो, जैसे मीजल्स भी 400 टाइम ज़्यादा होता है, जो बच्चे में ठीक से खुराक नहीं मिलता, जिन बच्चे को, जो अंडरवेट बच्चे होते, मेल नरिश बच्चे होते, तो इसका भी जो है तो 75%, 75% जो केसेस थे अफ्रीका में, वो बच्चों में थे, जो कि इंटीमेट कंटैक्ट, बिल्कुल ये छोटे छोटे जानवरों को हैंडल करते थे, उनके मीट को हैंडल करते थे, उनको डेड बॉडी को हैंडल करते थे बच्चे, और उनको फिर सेकेंडरी अटैक रेट
एक आदमी से दूसरे आदमी घर में, एक सज्जन घर में है, एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली, जिसको सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं, 8% से खाली 9% था। तो बहुत ही कम है इसका। मतलब इससे क्या है कि इतना कम अगर सेकेंडरी अटैक रेट होगा 8 to 9%, यानी 100 लोगों से आप मिलोगे, खाली 8 लोगों को ही आप फैलाओगे। तो ऐसे जो भी बीमारियां होती है उसमें कोई महामारी फैलने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम रहता है। तो द केस फेटेलिटी रेट, जो कि कितना घातक है, कितने लोग मरते हैं, कितने केसेस होते हैं और कितने डेथ होते हैं, अफ्रीका में 0% to 10% था। कहीं कहीं ये जगह 0% था, कोई कोई जगह 10% था। और जो वेस्ट अफ्रीका का स्ट्रेन है वो कम सीरियस था, कम लीथल था। कॉन्गो स्ट्रेन में ज़्यादा मौतें हो रही थी। और वेस्ट अफ्रीकन, पर फिर भी देखा जाए तो 0 to 10% अगर बच्चों में है तो, मैं जैसे कह रहा था कि हमारे कई अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में बच्चे में मैलन्यूट्रिशन बहुत रहता है, एडल्ट्स में कम था मोर्टेलिटी रेट जो अफ्रीका में, और अफ्रीका के बाहर तो 0 के बराबर है। तो ये जो अभी इतना बड़ा, अगर हम WHO जो अलर्ट बता रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें तो इतना हमको तो नहीं लगता है। और अभी ये तो डेटा अफ्रीका में ऐसे ही डेटा कमजोर होता है, आंकड़े ठीक से नहीं लिए जाते हैं। पर ये जो डेटा है आपका, इसमें जो दिया है आपका, जो यूरोप और USA में जो 2022 में फैला था, उसमें मैंने बताया कि CDC साइट में करीब 95,000 दिया है या 1 लाख दिया है। तो 95,000 में 180 मौतें हुई थी। तो उससे जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट कि इतने लोगों को हुआ, 100 में से 0.19, मतलब 1000 में 1-2 का देहांत होता है। तो इतना कम इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है इसका। और जो भी डेथ हुए हैं उसमें 50% लोगों को दूसरी बीमारी थी, जैसे HIV, एड्स। एड्स में भी काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गे, ड्रग एडिक्ट्स, इस टाइप के लोगों में ये ज़्यादा पाए गए थे, होमोसेक्सुअल जो कि। तो सबसे पहले पहले जैसे मैं बताया 70s 80s में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मंकी पॉक्स पाए जाते थे। अफ्रीका के बाद कब आया? 203, इन ईयर 2003 मंकी पॉक्स आपको US में पाए गए, आदमियों में, इंसान में। दिस वाज ट्रेस टू प्रेरी डॉग्स दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से कुछ जानवर इंपोर्ट किए थे, प्रेरी डॉग्स। अगेन जो डॉग नाम है, पर वो होता है छोटा, गिलेरी जैसे ही छोटा होता है। वो कोई इंपोर्ट हुए थे अफ्रीका से, और उससे सोचते हैं कि फैला है अमेरिका में। फिर गाम्बियन रैट, रोप स्क्विरल, गिलेरी और डोरमाउस, छोटे छोटे जानवरों से अफ्रीका से शिप में आए थे। और ओरिजिनेटिंग इन घाना, वो सब कंट्री से छोटे छोटे जानवरों शिपिंग से इससे आए थे या इंपोर्ट हुए थे। और सबसे बड़ा आउटब्रेक अभी हुआ था 2022 में, जैसे ही कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ था। द बिगेस्ट आउटब्रेक, जो महामारी या आउटब्रेक हुआ आउटसाइड अफ्रीका, बिगैन इन मई 2022। वो कब चालू हुआ? मई महीने में 2022 को। और मिड जुलाई 2022 में 14,000 केसेस हो गए थे। ये जब मैं कॉलम लिखा था 70 कंट्री में हो गए थे। और बाद में मैंने जब पूरे 2 साल का फिगर CDC साइट में है और मैपिंग भी है, तो 2 साल में जो हुए थे केसेस, मई 22 से 24 तक का फिगर है, करीब 1 लाख केसेस हुए थे और 180 डेथ हुए थे। आप सोचिए 1 लाख में 180 डेथ, या 95,000 में 180 डेथ में कितना आता? 0.19, 0.18% आता, 0.18% आता, 1% भी नहीं, 1% भी लोग नहीं मरते हैं, 0.19% आते हैं। मैंने 100 में से भी एक का देहांत नहीं होता, 1000 में से एक का देहांत होता है। तो ये इतना मतलब मामूली है, क्योंकि हमारे ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज में तो बहुत, TB में रोज 2,000 लोग हमारे देश में मर जाते हैं, डेंगू से मर जाते हैं इससे ज्यादा लोग,
अगर 1000 को होता है तो कुछ ना कुछ का प्लेटलेट काउंट हो जाता है, ये हो जाता है, तो हेल्थ सर्विसेज ठीक से नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन टाइफाइड से मर जाते हैं, 1 से 3% टाइफाइड का है ट्रीटमेंट के बाद भी, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है। तो काफ़ी ऐसे बीमारी है कि ऐसे मंकी पॉक्स तो हमारा 1950 से है हमारे पास, कोई नया बीमारी नहीं है। आजकल क्या है कि मीडिया और न्यूज़पेपर और फिर तो यूरोपियन यूनियन में हुआ था, यूरोप में हुआ था, यूके में हुआ था, और जुलाई में मेजोरिटी ऑफ केसेस, जो केसेस हुए थे 31 to 40 ईयर्स एज के लोगों में हुए थे, और 90% पुरुष में हुए थे। 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हुए थे। एंड 99.5%, मैंने तकरीबन सभी लोग पुरुष थे। खाली 10% को हॉस्पिटल जाना पड़ा, मैंने 90% को अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा। इतना बड़ा महामारी हुआ था यूरोप में या अमेरिका में। 1 लाख केसेस में से खाली 10% को, तो ऐसा जो अलर्ट है या डेंजर सिग्नल है, तो मेरे को तो आंकड़े तो नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अभी वेस्ट अफ्रीका का स्ट्रेन है या कॉन्गो का स्ट्रेन है, जैसे बताया था ना, कॉन्गो का स्ट्रेन है। तो कॉन्गो का स्ट्रेन में भी अफ्रीका में क्या है, वही 0 to 10 के बीच में है, और ऐसा कोई। और ऐसे भी अगर म्यूटेशन भी होता है तो म्यूटेशन मामूली होते हैं, और अगर हेल्थ अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक से दूसरे जल्दी फैलता, फैलने का भी इसका सेकेंडरी अटैक रेट भी इतना अच्छा नहीं है। और 43% ऑफ दोज अफेक्टेड, 40%, 43%, 44% लोग जो हुए थे उनको एड्स था, HIV पॉजिटिव भी थे। एंड हाफ हैड हिस्ट्री ऑफ अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और आधे लोग को सिफिलिस था, गोनोरिया था, ये था, मतलब ऑल दोस विच आर ट्रांसमिटेड बाय बिहेवियर अनसेफ। देवर कोई डेथ नहीं हुआ था उस टाइम जब हमने ये कॉलम लिखा था, तब इतने केसेस हुए थे, 1600, 600 अलग अलग कंट्री में। जैसे मैंने बोला 2 साल में 1 लाख हुए थे, उसमें 100 करीब 180 डेथ हुए थे, पर उस टाइम कोई, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लीथर हो रहा है। इंटरेस्टिंगली ओनली 0.33% हेल्थ केयर वर्कर्स में हुए थे, मतलब हेल्थ केयर वर्कर में भी जो सेकेंडरी अटैक रेट बहुत कम था, 0.33%, मतलब जो 100 में से भी नहीं, मतलब 3000 में से 3 लोग को इन्फेक्शन हुआ था हेल्थ वर्कर में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी फैलेगा, कि कोई का देहांत नहीं हुआ था, कोई हेल्थ वर्कर का देहांत नहीं हुआ था। वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन से हुआ था। अभी जो मीडिया में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कॉन्गो स्ट्रेन है, तो पर कॉन्गो स्ट्रेन को भी देखने चाहिए ना, आंकड़े देखने चाहिए, कितने डेथ हो रहे हैं देखने चाहिए। खाली नंबर से आरटीपीसीआर से भी ऐसा तो नहीं होता है ना, कि आप ऐसे कोई भी बीमारी को अगर आप टेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन मिलेंगे। यूके का डेटा सबसे ज्यादा था, जब मैंने ये कॉलम लिखा था सबसे अच्छा डेटा था। उसमें कहा कि 97% होमोसेक्सुअल थे, और बाइसेक्सुअल मैन, जो कि आदमी के साथ भी, आदमी के साथ ही संभोग करते हैं, 97% है। 100 में से 97% सेक्सुअली होमोसेक्सुअल्स थे। और 54%, आधे से ज़्यादा को दूसरी बीमारी थी सेक्स से जो ट्रांसमिट होता है, जैसे HIV और गोनोरिया सिफिलिस। और 32% को 10 से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स थे, माने मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इन द लास्ट 3 मंथ्स। सो अभी आप देखो कि ये है ना एक हाई रिस्क ग्रुप, इसीलिए मेरा टाइटल में ये कहा था कि आम आदमी को छोड़ दो, हाई रिस्क ग्रुप में आप करो, मॉनिटर करो उनको, सेक्स एजुकेशन दो, इनको कॉन्डोम दो, उनको बताओ, तो अपने आप कम हो जाएगा। अभी इतना बड़ा पैनिक, जो कि पैनिक तभी करना चाहिए जब आम आदमी को, आम आदमी में तो नहीं ये केसेस हुए। 97% यूके का डेटा में ये जो हाई रिस्क बिहेवियर वाले कोई थे। अभी देखिए, अगर हम सीट बेल्ट कौन पहनता है, जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी नहीं चलाता बोलेगे नहीं, घर में भी बैठो अगर, तभी भी आप घर में कुर्सी में बैठ के भी सीट बेल्ट पहनो, कुर्सी हमेशा हेलमेट पहनो, बिगर स्कूटर चलाए। तो जो लोग को रिस्क है, जो आंकड़े, इसी को एपिडेमोलॉजी कहते हैं, जो रिस्क ग्रुप है उसी को ये करना है।
अभी ये अगर बोलेंगे वैक्सीनेशन पॉलिसी ले आएंगे कि भाई सबको लगाना है, पर लगाना है तो जो हाई रिस्क है उनको लगाओ आप, और देखो वैक्सीन काम करता कि नहीं। हाई रिस्क से ही पता चलेगा ना, सबको लगा दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमको ये सवाल पूछना चाहिए, हमारे पॉलिसी में हर नागरिक को पूछना चाहिए कि भाई ये क्या आंकड़े है, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। एंड नो बडी जी। तो यूके में मैंने जैसे बताया ऐसा हालत था, और हमने बोला था कि इसका रक्षा कैसे करें। अफ्रीका के बाद हमने कहा था मंकी पॉक्स एक सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे हो रहा है, जो कि संभोग से हो रहा है। तो प्रोमोटिंग यूज ऑफ कंडोम इन हाई रिस्क ग्रुप, और ऐसे करने से, और मॉनिटर। 2 केसेस इंडिया में हुए थे उस टाइम। विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ HIV कंट्रोल, तो मंकी पॉक्स सर्वेलेंस हम हाई रिस्क ग्रुप में कर सकते हैं, हमने कहा था। HIV ग्रुप में करो जिनको HIV है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज माने जो बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है, और उसमें ऑलमोस्ट जीरो मोर्टेलिटी है, जो अफ्रीका के बाहर। एंड जहाँ पे हेल्थ केयर रखा है, अफ्रीका में तो ऐसे भी हेल्थ केयर का कम कम है, जैसे हमारे देश में भी ऐसा है प्रॉब्लम, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, अफ्रीका में भी यही है। तो हमारे हेल्थ सिस्टम बढ़ाएंगे, अच्छे करेंगे, तो दूसरे कंट्री में तो मोर्टेलिटी नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स का इतना। ये मंकी पॉक्स का मोर्टेलिटी नहीं हुआ यूरोप। तो अगर हमने कहा कि ये सब हमारा अच्छा हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हाई रिस्क ग्रुप को है, तो हमको डरने की बात नहीं है, हमको इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात नहीं है। तो और कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स का मॉडिफाई, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बहुत है स्टॉक वेस्टर्न कंट्रीज में। वैक्सीन वो उसको मॉडिफाई करके कहते हैं मंकी पॉक्स से बचाएंगे, पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज क्वाइट, साइड इफेक्ट काफ़ी होते थे उसके। और मजे की बात है कि ये जो काउपॉक्स है, मंकी पॉक्स है, हल्के बीमारी होते थे। काउपॉक्स एडवर्ड जेनर के टाइम में था, उसने काउपॉक्स का वायरस से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया। अभी वो उससे स्मॉल पॉक्स से उल्टी तरफ जा रहे हैं आप। एक सीरियस डिजीज के वैक्सीन से आप मंकी पॉक्स काउपॉक्स को बचाने की सोचेंगे, कल काउपॉक्स भी डिक्लेयर करना चालू कर देंगे। तो ये बस मेरे को इतना ही कहना था इसमें, थोड़ा बताने के लिए कि सबको पता चले कि इतना भी डरने की बात नहीं है। हमेशा आंकड़े मांगिएगा, आंकड़े देखिएगा, खुद का एनालिसिस खुद आंकड़े से कीजिएगा, उससे अपना फिर निर्णय लीजिएगा, या सवाल पूछिएगा पॉलिसी मेकर से, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इतना मेरे को कहना था। धन्यवाद।